नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड MPSE 7 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जहां ये क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और टोटल हम यहां 10 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये 10 क्वेश्चन दो अलग अलग वीडियो के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भारतीय सामाजिक आंदोलन की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि भारत में जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं, आखिर वो आंदोलन क्यों हुए हैं। सबसे पहले हमें यह बताना है इन आंदोलनों के माध्यम से किन सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है, यह बताना है। और फिर यह बताना है कि इन आंदोलनों की कमियां क्या रही हैं, सीमाएं क्या रही हैं, जो कि आंदोलन अपने उद्देश्यों में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तो देखो, जब आप भारत में सामाजिक आंदोलनों की बात करोगे ना, तो भारत में जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं वो ज़्यादातर 3-4 मुद्दों के आसपास घूमते रहे हैं। जैसे कि भारतीय समाज में सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है जातिवाद, ब्राह्मणवाद, लैंगिक असमानता जहां स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव किया जाता है, मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या। ये कुछ 4-5 मुद्दे हैं जिनके आसपास हमारे यहाँ सामाजिक आंदोलन चलते हैं। तो भारत में जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनके अगर हम उद्देश्यों की बात करें, उनके सकारात्मक पहलुओं की बात करें, तो भारतीय सामाजिक आंदोलन ने समाज की जो कुरीतियां हैं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया है, जातिवाद को खत्म करने की बात की है, लैंगिक असमानता को खत्म करने की बात की है, जहां स्त्रियों के अधिकारों की वकालत की गई है, श्रमिक समस्याओं को उजागर किया गया है। तो भारत में जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं, अगर हम उनके पॉजिटिव व्यू की बात करें, सकारात्मक पहलुओं की बात करें, तो इनकी पॉजिटिविटी ये है कि उन्होंने भारत की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, भारत की जो सामाजिक समस्याएं हैं, उसे सबके सामने उजागर किया है और लोगों को इसलिए अवेयर किया है कि भाई वो इन सामाजिक समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि आप अगर किसी से दबते जाओगे तो लोग दबाते ही जाएंगे। तो सरकार पर प्रभाव भी डाला गया है। तो ये सब भारतीय सामाजिक आंदोलनों क्या है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मक पहलू हैं। भारत में जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं इनका उद्देश्य रहा है कि समाज में सुधार हो और वंचित वर्गों को मजबूत बनाया जाए। लेकिन फिर भी इन आंदोलनों की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं ये हैं कि इन आंदोलनों के उद्देश्य तो बड़े तड़क भड़क वाले रहे, लेकिन ये उतने समावेशी नहीं थे जितने होने चाहिए। इनका नेतृत्व मुख्यतः उच्च जाति, मध्यम वर्ग और शहरी शिक्षित वर्ग ने किया, जबकि जो ग्रामीण आबादी है, निम्न वर्ग है, इसके साथ ही साथ जो गरीब आबादी है, वो कहीं ना कहीं इन आंदोलनों में शामिल नहीं हो पाई। अगर हुई तो सिर्फ वो रैलियों में भर्ती के लिए चली गई, उन्हें कोई भी लीडरशिप नहीं मिली है। तो भारत में जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं इनकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो ये रही है, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को उठाया है, जातिवाद जैसे मुद्दों को उठाया है, लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाया है, श्रमिकों की समस्याओं के बारे में बताया है, किसानों की समस्या के बारे में बताया है, पर्यावरणीय मुद्दों को उठाया है। इनका उद्देश्य न सिर्फ समाज में सुधार करना था, बल्कि समाज में सामाजिक समानता, न्याय, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को भी विकसित करना था। लेकिन फिर भी इन आंदोलनों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये आंदोलन उतने समावेशी नहीं थे जितने होने चाहिए थे। यानी कि इसमें उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट हर वर्ग का नहीं रहा जितना होना चाहिए था। कहने को तो आंदोलन सामाजिक सुधारों के लिए थे, लेकिन जिनके लिए सुधार हो रहा था उन्हें लीडरशिप इस आंदोलन में नहीं मिली। उन्हें सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया और उस भोली भाली जनता के जो इमोशंस है उसका यूज़ किया गया और पॉलिटिशियनों ने अपनी पॉलिटिक्स खेल ली। इसलिए इन आंदोलनों को क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरी बात यह है, अगर हम बात करें भारत में जो जितने भी जाति सुधार आंदोलन हुए हैं इनकी सीमाएं क्या रही है, तो देखो, जितने भी जाति व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए हैं उनकी पॉजिटिविटी ये रही है कि उन्होंने दलित उत्थान की बात की है, दलित आधारित राजनीति की है और दलितों को समाज में जो है समानता और न्याय प्रदान करने की बात की है और समाज में जो भी सामाजिक असमानता है उसको चुनौती दी है। यानी कि जितने भी जाति सुधार आंदोलन हुए हैं, खासतौर पर दलित जो आधारित आंदोलन है, इन्होंने समानता और न्याय के विचार को बढ़ावा दिया। इन्होंने ये कहा कि हर एक मनुष्य मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते उसे समानता मिलनी चाहिए। जाति आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी जाति का आखिर है तो ह्यूमन ही ना, और ह्यूमन होने के नाते उसके ह्यूमैनिटी जैसा बिहेव करना चाहिए। ये इसकी पॉजिटिविटी है। आलोचना क्या है इसकी? आलोचना ये है, जाति आधारित जो आंदोलन होते हैं ये शुरुआत तो समाज सुधार से करते हैं और अंत में जाके राजनीतिक रंग ले लेते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने शुरुआत में जाति आधारित आंदोलनों की बात करी, अपनी समाज के विकास की बात करी, अब संसद में बैठ के एसी की हवा खा रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो ऐसे में समाज में विभाजन बढ़ रहा है। ऐसे में जो आंदोलन है निचली जातियों तक ही सीमित हैं, उच्च जातियों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दिया गया है और सामाजिक जो है बंटवारे की भूमिका को बढ़ावा दिया है। तो जो जाति आधारित आंदोलन हुए हैं इन आंदोलनों ने समाज में समानता लानी चाहिए, ये नहीं कि भड़काकर समाज में ही दंगे फसाद करवाने चाहिए। तो कई बार जाति आधारित आंदोलन राजनीतिक रूप ले लेते हैं और अन्य जातियों के खिलाफ संघर्षों को बढ़ावा देते हैं, भाईचारे की भावना को ठेस पहुंचती है। जबकि भारतीय संविधान जो है वो
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर चलता है। और जब जाति आधारित आंदोलन चलते हैं तो कई बार इसमें इतने कटु संघर्ष हो जाते हैं कि समाज में संघर्ष तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इनकी आलोचना भी की जाती है। दूसरी बात यह भी है कि जाति आधारित जितने भी आंदोलन चले हैं, इसका प्रभाव उतना नहीं रहा है जितना होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा तो मिला है, लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी बनी है। महिला आंदोलनों की बात कर लेते हैं। तो महिला आंदोलनों का सकारात्मक प्रभाव ये रहा है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठी है, महिलाओं की समानता के लिए आवाज़ उठी है, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ खत्म हुई हैं, बाल विवाह पर कुछ हद तक रोक लगी है, दहेज प्रथा को तो अब गिफ्ट का नाम दे दिया है, केवल और केवल दहेज प्रथा का मिसयूज़ किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो महिला अधिकारों की अगर आप बात करोगे तो महिला अधिकारों ने समानता का मुद्दा उठाया है, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात की है। महिला आंदोलन ने ये कहा है कि यदि महिलाओं को भी पूरी की पूरी भूमिका निभाने का मौका मिले तो वो भी एक अच्छे तरीके से नेतृत्व कर सकती हैं। और भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो इसका उदाहरण भी हैं। अब इनकी आलोचना क्यों की जाती है? तो महिला आंदोलन जो है वो सिर्फ शहरी वर्ग को प्रभावित करते हैं। गांव में और वंचित जो महिलाएं हैं वो अभी भी इन आंदोलनों से बाहर हैं, उनका आज भी सामाजिक शोषण किया जाता है। इसके अलावा महिला आंदोलन की देखो आलोचना इसलिए भी की जाती है, जो मेन मुद्दे हैं ना वो नहीं उठाए जा रहे महिला आंदोलनों में। महिला आंदोलन में मुद्दे सिर्फ अधिकारों की तो बात की जा रही है, वो ठीक है, लेकिन जो ये महिलाएं इतनी सारी गायब हो रही हैं, बड़े पैमाने पर जो तस्करी की जा रही है, इन महिलाओं के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। असम में चाय के बागानों में खेती करने वाले जो लोग हैं, वहाँ से कितनी ही लड़कियां गायब हो जाती हैं, इनके लिए आवाज़ नहीं उठती है। सिर्फ एक दिन एक हेडिंग बनती है और अगले दिन खत्म हो जाता है। तो देखा जाए तो महिला आधारित जो आंदोलन है ये भी राजनीतिक रूप ले रहे हैं, जहाँ भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट किया जा रहा है। आदिवासी आंदोलन की बात करोगे तो आदिवासी आंदोलनों ने जल, जंगल और ज़मीन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। अपनी संस्कृति को बचाने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है, विरासत को बचाने की बात की है। ये इनकी पॉजिटिविटी है। निगेटिविटी इनकी ये है, आलोचना इनकी इसलिए की जाती है क्योंकि इन्होंने समाज की मुख्य धारा से खुद को दूर कर लिया है। कई बार ये आंदोलन हिंसक हो जाते हैं और अलगाव की डिमांड भी कर देते हैं। श्रमिक और किसान आंदोलनों की बात करोगे तो इनकी पॉजिटिविटी ये है कि उन्होंने मजदूर वर्ग और किसानों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है। न्यूनतम वेतन यानी कि मिनिमम इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए, भूमि सुधारों की बात की है, श्रम कानूनों में सुधारों की बात की है। लेकिन इनकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि कई बार किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन अपने स्वार्थों से प्रेरित हो जाते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये जन कल्याण की क्या है बलि दे देते हैं। इसके अलावा कई बार ये आंदोलन हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसलिए कई बार श्रमिक वर्ग एकजुट हो ही नहीं पाता है, क्योंकि कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन जब भी अच्छे से हो सकते हैं जब उचित तालमेल हो और स्वार्थगत राजनीति से ये क्या हों, दूर हों। अगली बात हम कर रहे हैं धार्मिक और सांप्रदायिक आंदोलन की। तो भारत में माइनॉरिटीज़ को लेकर आंदोलन होते रहे हैं, सांप्रदायिक आंदोलन होते रहे हैं। पॉजिटिविटी ये है इसमें कि धर्म की जटिलता को चुनौती दी गई है, धार्मिक सुधारों की बात की गई है। आलोचना ये की जाती है कि इससे समाज में विभाजन बढ़ता है, समाज में हिंसा बढ़ती है। निष्कर्ष ये मिलता है कि भारतीय सामाजिक आंदोलनों ने समाज में सुधार लाने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है, लेकिन फिर भी इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि नेतृत्व, वर्गों का प्रभुत्व, समावेशिता की कमी, सब लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है। कभी कभी राजनीतिक रंग ले लेते हैं जिसकी वजह से सामाजिक आंदोलन जो है सफल नहीं हो पाते। इन आंदोलनों का भविष्य तभी प्रभावी हो सकता है जब सभी वर्ग शामिल हों, बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जा सके और वास्तव में जो सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य हैं उसके माध्यम से सामाजिक सेवा को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि महिलाओं के लिए अगर आंदोलन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को नीचे दिखाया जाए। महिलाओं के लिए आंदोलन है तो महिलाओं के अधिकारों की बराबरी हो, पुरुष को खुद इसके लिए आगे आना चाहिए ताकि महिलाओं को अधिकार दिए जाए। अगर आप दहेज प्रथा को ख़त्म कर रहे हो तो उसे गिफ्ट का नाम भी नहीं दें। तो यानी कि जो जिस चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा है फिर वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर काम हो, यानी कि कागजों में कुछ और दिखाई दे रहा है और रियलिटी कुछ और है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में बताओ, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप इनको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से देंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि लोकतंत्र ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है। तो देखो, आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही हमारा ये सपना था कि जब भी भारत आज़ाद होगा तो एक लोकतांत्रिक देश होगा, यहाँ पर लोकतंत्र के जितने भी सिद्धांत हैं उसे फॉलो किए जाएंगे। तो लोकतंत्र ने भारतीय समाज को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति अवेयर है। भारत का जो लोकतंत्र है वो संविधान में निहित है और संविधान ही देश की सबसे सर्वोच्च डॉक्यूमेंट है, जहां हम समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है। तो लोकतंत्र ने सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय समाज में समानता की स्थापना की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जहां भारत में पहले जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर असमानता थी, तो वहीं कहीं ना कहीं संविधान ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है।
तो लोकतंत्र ने भारतीय समाज में समानता के विचार को बढ़ावा दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही जाति आधारित भेदभाव को कम करने की बात की गई है, लिंग आधारित भेदभाव की कम करने की बात की गई है, धर्म और क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव है उसे समाप्त करने की दिशा में कई संवैधानिक प्रावधान और कानून बनाए गए हैं। जैसे कि दलितों के लिए आरक्षण नीतियां बनाई गई हैं, पिछड़े वर्गों की शिक्षा और रोजगार में समान अधिकार मिल सकें, इसके लिए आरक्षण व्यवस्था बनाई गई है। तो अगर आप भारत में लोकतंत्र के प्रभाव देखोगे, आप ये देखोगे कि डेमोक्रेसी ने इंडियन सोसाइटी को कैसे प्रभावित किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी ने कहीं ना कहीं भारत में समानता के सिद्धांत की स्थापना की है। जहां भारत में जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव थे, तो कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला है। लेकिन वही है, आवश्यकता यह है कि ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम किया जाए। तो दूसरा है स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षण की बात की है। तो लोकतंत्र ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जहां हर एक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि अपने मन के विचारों को बोलने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार है, जबकि पहले लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो लोकतंत्र ने भारत में सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया है। यह अधिकार समाज के हर वर्ग को अपनी पहचान और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देता है। लोकतंत्र ने भारतीय समाज को जो प्रभावित किया है वो राजनीतिक रूप से अवेयर किया है। जहां पहले जो जनता थी वो राजा की बात मानती थी, आज के टाइम पे राजा जनता की बात मानते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र ने समाज में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है। चुनावी प्रक्रिया में जनता हिस्सेदारी निभा रही है, हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ है, हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुआ है और खासतौर पर राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। चौथी बात की जाए तो लोकतंत्र ने भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, जहां महिला और जितने भी वंचित वर्ग हैं और माइनॉरिटी हैं, इनको मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए हैं। लोकतंत्र जो है वो सभी की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक कल्याण किए जा रहे हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और शिक्षा अभियान जैसे जो अभियान हैं, इन्होंने समाज के उन वर्गों को भी लाभ पहुंचाया है जो वर्ग हमेशा लाभ से दूर रहते थे। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि लोकतंत्र ने भारतीय समाज को समानता दी है, स्वतंत्रता दी है, न्याय के मूल्यों के माध्यम से मजबूत बनाया है। हालांकि चुनौतियां जो हैं वो अभी भी हैं, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, सामाजिक असमानता है, लेकिन फिर भी अगर हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो पॉजिटिविटी का परसेंटेज ज़्यादा है, जो कि भारत को एकजुट कर रहा है, समाज को एकजुट कर रहा है और भारत को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लोकतंत्र ने भारतीय समाज को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। लोकतंत्र के जो मूल्य हैं वो अगर सबसे मजबूत कहीं हैं तो वो भारत में ही हैं, जहां भारत में प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि संसाधन जुटाने के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसे ना संसाधन संग्रहण सिद्धांत भी कहते हैं। तो चाहे क्वेश्चन आ जाए संसाधन जुटाने के सिद्धांत को समझाओ, चाहे क्वेश्चन पूछे संसाधन संग्रहण सिद्धांत बताओ, बात एक ही है। तो देखो, संसाधन संग्रहण सिद्धांत की बात करोगे तो ये एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है और ये सामाजिक आंदोलन को समझाने के लिए विकसित किया गया है कि आखिर सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कोई भी जो सामाजिक आंदोलन होता है, इसकी सफलता उसके संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करती है। तो देखो भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से करती है, मैक्सिमम करती है, तो उसके आंदोलनों की सफलता का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। और किसी भी आंदोलन की अगर हम बात करें तो उस आंदोलन के ठोस कारण होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूत होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी जो आंदोलन हो वो सबसे पहले ये देखे कि उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। तो इसीलिए ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी आंदोलन को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये देख लो भाई आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। और किसी भी आंदोलन को शुरू करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? सबसे पहले चाहिए एक बहुत बड़ा ग्रुप जो आपको सपोर्ट करे, लोग ऐसे हों आपके कहने से सीधे एक बार में आंख बंद करके आगे चल सकें, एक अच्छे लीडर हों, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, फंडिंग हो, क्योंकि बिना पैसे के तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही नहीं, यूनिटी हो। तो इस तरीके से ये सब क्या होते हैं, एक आंदोलन के रिसोर्सेज होते हैं। और जब अगर कोई भी आंदोलन आप करना चाहते हो और आपके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं तो पीछे हट जाना ही समझदारी होगी भाई। तो संसाधन संग्रहण सिद्धांत की बात करें तो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है जो सामाजिक आंदोलन को समझाने के लिए विकसित किया गया है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कोई भी सामाजिक आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वो अपने संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सके। 1970 के डिकेड में चार्ल्स टिली और अन्य विचारकों ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु ये हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें संसाधनों को महत्व दिया जाता है कि सामाजिक आंदोलन केवल असंतोष और अन्याय के प्रति नहीं है, बल्कि ये संगठित प्रयास हैं जो धन के माध्यम से, मानव संसाधनों के माध्यम से, मीडिया के समर्थन से, कानूनी सहायता और राजनीतिक प्रभाव जैसे संसाधनों के उपयोग पर निर्भर रहते हैं। तो ध्यान रखना,
सामाजिक आंदोलन सामाजिक मुद्दों को तो उठाते हैं, अन्याय के प्रति तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इसके लिए फिर उन्हें क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए एक बहुत बड़ा धन, जिसके माध्यम से लोगों को एकजुट कर सकें, प्रचार प्रसार कर सकें। दूसरा चाहिए ह्यूमंस, यानी कि जो भीड़ इकट्ठी कर सकें। मीडिया का समर्थन चाहिए। मान लो आप एक गली में धरने पर बैठे हो और मीडिया आपको कवर ही नहीं कर रही, तो पता कैसे चलेगा कि आपका आंदोलन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसलिए मीडिया का समर्थन भी चाहिए, कानूनी सहायता भी चाहिए, क्योंकि सरकार तो आपको लपेटने के लिए तैयार ही है। तो ऐसे में आपको कानूनी सहायता भी चाहिए, ताकि आपके साथ एक बड़ा जन समर्थन आ सके। और राजनीतिक प्रभाव भी चाहिए। तो संसाधनों का महत्व यह है कि कोई भी आंदोलन अगर इन रिसोर्सेज को पूरा नहीं कर पाता है तो आंदोलन सफल भी नहीं होगा। तो किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए? धन चाहिए, मानव संसाधन चाहिए, मीडिया का समर्थन चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, राजनीतिक प्रभाव चाहिए, और इन सब का प्रयोग करना भी आना चाहिए। यानी कि सारी चीज़ें हैं, आपके पास भीड़ है लेकिन आपको उनका यूज़ करना ही नहीं आ रहा। तो सामाजिक आंदोलन केवल असंतोष के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात नहीं है, अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने की बात नहीं है, बल्कि उसके लिए इन सभी रिसोर्सेज की भी जरूरत है, तभी सामाजिक आंदोलन आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बात यह है कि सामाजिक आंदोलन में संगठन की भूमिका बहुत तगड़ी होती है। इस सिद्धांत में संगठन और लीडरशिप को केंद्रीय माना गया है। ये माना गया है अगर संगठन कमजोर होगा, उसके लीडर कमजोर होंगे, तो कभी भी वो संगठन अपने उद्देश्यों को में सफल हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए एक करिश्माई नेतृत्व होना चाहिए, एक ऐसा लीडर होना चाहिए जिसकी बात जनता आंख बंद करके माने। प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए जो संसाधनों को इकट्ठा कर सके। संसाधनों को इकट्ठा करने का मतलब है धन को इकट्ठा कर सके, लोगों को इकट्ठा कर सके, मीडिया का समर्थन प्राप्त कर सके, राजनीतिक समर्थन प्राप्त कर सके। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी क्वालिटी हो उसे ही संगठन का लीडर बनाना चाहिए। तीसरी बात ये कहता है संसाधन संग्रहण सिद्धांत कि किसी भी आंदोलन की जो सफलता है उसके लिए सबसे पहले एक मजबूत रणनीति बनानी चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए, गठबंधन बनाना चाहिए। यह सिद्धांत बताता है कि ठोस योजनाएं, मजबूत संचार चैनल, अन्य संगठनों के साथ सहयोग आंदोलन को और ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं। चौथी बात, एक आंदोलन को मजबूत बनाने में जो है वो है संस्थानों का योगदान। तो सामाजिक आंदोलन उन संस्थानों पर निर्भर होते हैं जो उनके लिए धन, समर्थन और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा संगठन बनाम व्यक्तिगत असंतोष, ये सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि व्यक्तिगत असंतोष से आंदोलन खड़ा नहीं होता, बल्कि इसके लिए संगठनात्मक संरचना की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये सिद्धांत ये भी बताता है कई बार सरकार आंदोलन पर प्रतिबंध लगाएगी, तो उस दबाव का मुकाबला करने के लिए भी हमारे पास योजना होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी गांव में पानी की समस्या है तो केवल शिकायत करने से समाधान नहीं होगा। इसके लिए लोगों का समर्थन इकट्ठा करो, तकनीकी मदद लाओ, सरकारी संपर्क लगाओ, धन इकट्ठा करो। इस प्रकार से ये आंदोलन सफल हो पाएगा। नहीं तो आप शिकायत भेजते रहो, चिट्ठी लिखते रहो, धरने पर बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। निष्कर्ष ये निकलता है कि संसाधन संग्रहण सिद्धांत कहता है कि सामाजिक आंदोलन सिर्फ इमोशंस से नहीं होते हैं, बल्कि इसके लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिए। यह सिद्धांत आंदोलन की सफलता और विफलता को समझने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है कि अगर आपको एक सामाजिक आंदोलन चलाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आशा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन भी पेपर में आया तो आप कर दोगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भाई जरूर देना कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुधार कितने महत्वपूर्ण हैं। यानी कि अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करते हो तो यहाँ पर जो है सोशल रिफॉर्म कितनी ज़्यादा जरूरी हैं। तो जब आप भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुधारों की बात करोगे तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय समाज के जो इतिहास है, संस्कृति है, आर्थिक विविधताएं हैं, इसकी वजह से भारतीय समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो पहले भी थी और आज भी हैं। और सामाजिक सुधारों के माध्यम से ही इन चुनौतियों को, इन कुप्रथाओं को, इन असमानताओं को खत्म किया जा सकता है और समाज में समानता की स्थापना, न्याय की स्थापना की जा सकती है और भारत को एक प्रगतिशील देश बनाया जा सकता है। तो ये सब हो सकता है केवल और केवल सामाजिक सुधारों के माध्यम से। तो सामाजिक सुधारों के माध्यम से सबसे पहले क्या किया जा सकता है? समाज में समानता की स्थापना की जा सकती है। अगर आप भारतीय समाज का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करोगे तो भारत में जाति के आधार पर असमानता रही है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, लैंगिक भेदभाव रहता है। तो अगर हम सामाजिक सुधार आंदोलन चलाएं, जैसे राजा राम मोहन राय ने चलाए थे आंदोलन, इन्हें सामाजिक सुधार आंदोलनों का जनक कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए अपना बड़ा योगदान दिया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा की बात की थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने छुआछूत को खत्म करने की बात की थी। तो इन सामाजिक सुधार आंदोलनों से समानता को बढ़ावा मिलता है, एकता को बढ़ावा मिलता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे, जब भी आप कोई सामाजिक सुधार आंदोलन कर रहे हो तो आपको किसी व्यक्ति के प्रति भड़काना नहीं है और दूसरे के प्रति जो है बैर भाव नहीं रखना है। आप समाज को सुधारने चले हो, समाज में दंगे करवाने नहीं चले हो। तो इसलिए समाज सुधार आंदोलन में आप ये ध्यान रखना, समानता की बात कर रहे हो और एकता बढ़ाने की बात कर रहे हो।
सामाजिक सुधार आंदोलन का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है। तो सामाजिक सुधार के माध्यम से हम बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला हिंसा जैसी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि भाई भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है? तो भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में बहुत सारी जातिगत आधार पर भेदभाव है, महिलाओं के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समानता स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए सामाजिक आंदोलन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर समाज सुधार आंदोलन। भारत बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संस्कृतियों का संगम है, लेकिन कई बार धार्मिक कट्टरता और विभाजन समाज को बिखराव की ओर चल ले जाता है। ऐसे में सामाजिक सुधारों के माध्यम से धार्मिक भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कबीर जैसे सामाजिक सुधार जो थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों की जो है आलोचना की है और समानता की बात की है। तो आप कभी भी किसी एक धर्म को क्रिटिसाइज ना करें। अगर करना है तो फिर सभी की बात करें, क्योंकि कोई भी धर्म पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, कोई भी धर्म पूरी तरीके से बुरा नहीं है। और नहीं करना तो चुपचाप से बैठ जाइए। क्योंकि आपको धार्मिक भाईचारे को बढ़ावा देना है सामाजिक सुधारों के माध्यम से। इसके अलावा आर्थिक असमानता, भारत में देखोगे तो गरीबी जैसे मुद्दे हैं, अशिक्षा जैसे मुद्दे हैं, वंचित वर्गों के अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। तो समाज सुधार के माध्यम से हम गरीब वर्गों के हकों की बात करते हैं, अशिक्षित लोगों की शिक्षा की बात करते हैं, सामाजिक वर्ग जो अवेयर नहीं है उसे अवेयर करते हैं। और भारत की अगर बात करोगे तो जैसे जमींदारी प्रथा का खत्म हुआ, भूमि सुधार शुरू हुए, पंचायती राज संस्थाएं आई, ये सब समाज सुधार से ही हुआ है। भारत में सामाजिक कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो समाज को सुधार कर, यानी कि समाज सुधार आंदोलन चलाकर हम उन लोगों को इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अंधविश्वासों को खत्म करना, भारत में बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बाल विवाह आज भी होते हैं जो भारत के समाज को पीछे ले जाते हैं। तो समाज सुधार के माध्यम से हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं, लोगों को जाके अवेयर कर सकते हैं। हालांकि ये काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके अलावा समाज सुधारों के माध्यम से शिक्षा और प्रगतिशील सोच को विकसित कर सकते हैं, समाज को न्यायपूर्ण और संवेदनशील बना सकते हैं। निष्कर्ष से निकलता है कि भारतीय समाज में बदलाव और प्रगति लाने के लिए सामाजिक सुधार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने में मदद करते हैं, बल्कि समाज को बहुत ज़्यादा समावेशी और संवेदनशील भी बनाते हैं। अगर आपके यहाँ सामाजिक सुधार नहीं होते तो आज भी जातिगत असमानताएं होती, आज भी लैंगिक भेदभाव होते, आज भी धार्मिक कट्टरता रहती और रहेगी अगर सामाजिक सुधार नहीं होंगे। और समाज का जो सुधार है वो अपने निजी स्तर पर होना चाहिए। हर एक परिवार में एक व्यक्ति अगर शिक्षित है तो उसे अपने परिवार को भी शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज को सुधार ला सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे, शिक्षा जो है फैक्ट के बेस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैल्यू के बेस पर होनी चाहिए। इस वीडियो का जो आज हम अंतिम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को कैसे प्रभावित किया है। तो आपको पता ही है वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल। आज अगर आप पूरे वर्ल्ड की देखोगे कनेक्टिविटी, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से है। तो इस ट्रेडिंग ने जो डेवलपमेंट कंट्रियां हैं, एक तो डेवलप्ड कंट्रियां होती हैं जो विकसित होती हैं, एक डेवलप के रास्ते पर जो कंट्रियां चलती हैं वो होती हैं विकासशील। तो भारत जैसे विकासशील देशों को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो विकासशील देश वो होते हैं जो विकसित तो नहीं होते लेकिन विकसित होने की राह पर हैं। उदाहरण के लिए भारत एक विकासशील देश है। तो वैश्वीकरण ने विकासशील देशों पर सकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं और नकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था पर पड़े हुए प्रभावों की बात करते हैं। तो वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को, उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जहां विकासशील देश भी आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच चुके हैं। आज विकासशील देशों के जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे हैं, और ये सब हुआ है तो सिर्फ वैश्वीकरण की वजह से हुआ है। आज बड़े पैमाने पर जो विकासशील देश हैं उनके निर्यात में वृद्धि हुई है। आज वो बड़े पैमाने पर सामानों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें फॉरेन करेंसी भी मिल रही है। ये पॉजिटिव इंपैक्ट है वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर। तो विकासशील देशों पर अगर पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें वैश्वीकरण के, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच हुई है, इकोनॉमी बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वैश्वीकरण की वजह से विकासशील देशों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जिससे ना सिर्फ पूंजी आई है बल्कि टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हुआ है विकासशील देशों को। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी कंपनी अगर हमारे देश में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करती है तो वो अपने साथ जो टेक्नोलॉजी लाएगी उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी तो भारतीयों को होगा, स्किल्स भी तो बढ़ेंगी, व्यावसायिक प्रक्रियाएं भी तो बढ़ेंगी। तो भारत और चीन जैसे देशों में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो आगे बढ़ा है, इसने कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उनको विकसित किया है। इसके अलावा बाजारों का उदारीकरण, बाजारों के उदारीकरण का मतलब यह है कि वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में बाजार सुधार किया है, व्यापारिक बाधाओं को कम किया है, टैरिफ को कम किया है। लेकिन इसकी निगेटिविटी यह है कि वैश्वीकरण के जो लाभ हैं वो सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिले हैं। सिर्फ शहरी वर्ग विकसित हुआ है, एमएनसीज कंपनियों को ज़्यादा फायदा मिला है, ग्रामीण और वंचित वर्ग अभी भी पिछड़े हुए हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट आ रहा है कि जो गरीब कर ही नहीं सकता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और निगेटिव इम्पैक्ट भी है इकोनॉमी पर।
रोजगार और श्रम की बात करोगे तो वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है, नौकरी के अवसरों को बढ़ावा दिया है। जैसे कि बीपीओ सेक्टर लगे तो बहुत सारे लोगों को बीपीओ सेक्टर में काम भी मिला है। आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग हुई है, बहुत सारे लोग रोजगार के लिए दूसरे देशों में जा भी रहे हैं। कमी ये है कि बहुत कम वेतन मिलता है और बहुत ज़्यादा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। खराब कार्य परिस्थितियां और कम वेतन ये आम समस्याएं हैं वैश्वीकरण की, क्योंकि जो पूंजीपति हो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहता है, डजंट मैटर मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा जो लोकल इंडस्ट्री वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर मॉल खुल रहा है तो वहाँ की सारी परचून की दुकानें धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। सब्जी वालों की सब्जी बिकनियाँ बंद हो जाती हैं। और शुरू में तो ये मॉल वाले सस्ता देते हैं, छूट देते हैं, और फिर जब सारी दुकानें खा जाते हैं ये, तो फिर अपनी मनमानी रेट पर सामान बेचते हैं। आप जियो को ही देख लो, शुरुआत में इन्होंने क्या करा, फ्री में स्ट्रीम करी सारी चीज़ें, फिर धीरे धीरे करके सारी कंपनियों को बंद कर दिया। जब सारी छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई तो एक तरफा इन्होंने क्या करा, ले ले इनकमिंग पे भी पैसा, आउट गोइंग पे भी पैसा, मैसेज पे भी पैसा, हर जगह पैसा लूटना शुरू कर दिया। तो ये वैश्वीकरण के निगेटिव इम्पैक्ट है कि शुरुआत में लुभाते हैं और बाद में लूटते हैं। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण का कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण की जो जीवन शैली है, पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। विश्व में भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला है। आज पूरा विश्व गांव बन चुका है। कहीं पर भी कोई भी एक एक्टिविटी होती है तो उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ता है। सांस्कृतिक विविधताएं हुई हैं, डाइवर्सिटी बढ़ी है। ये सब सकारात्मक दृष्टिकोण है। नकारात्मक ये है कि छोटे छोटे देशों की संस्कृति खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, दूसरे देशों की संस्कृति को इतने अच्छे से अडॉप्ट करते जा रहे हैं कि अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। भारत में देख लो आप, वेस्टर्नाइजेशन कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी कल्चर इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है कि हमारे आज वाली जो पीढ़ी है इसे अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता। तो ये वैश्वीकरण का निगेटिव इम्पैक्ट है संस्कृति पर। अब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण किया है। आज बड़े पैमाने पर विकासशील देशों को उन्नत तकनीकें मिल रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ है। कमी यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हुआ है, तो डिजिटल डिवाइडेशन हो रहा है। डिजिटल डिवाइडेशन का मतलब यह है कि कहीं पर तकनीक ज़्यादा और कहीं पर कम है। आज भी भारत के लगभग 40 से 50% एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच नहीं है, लोगों के पास फ़ोन नहीं, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता उन्हें। और फिर हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं, इसके लिए लंबा समय लगता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो आज बड़े पैमाने पर विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, बड़े बड़े जो अस्पताल बने हैं, बाहरी डॉक्टर्स आ रहे हैं, बाहरी टेक्नोलॉजी आ रही है। इसने कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। समानता यह है कि इतनी महंगी शिक्षा है, इतनी महंगा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि धनवान तक ही इसकी पहुंच हो पा रही है, गरीब तबका वैसे का वैसा ही है। एनवायरनमेंट की बात करोगे तो इस पर सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है, भूमि प्रदूषित हुई है, पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आप देख रहे हो। बड़े पैमाने पर कार्बन को बढ़ावा मिल रहा है और आने वाला समय जो है वो धारणीय विकास की बात करता है, बट ये होता नहीं है। राजनीतिक प्रभाव करोगे बात तो बड़े पैमाने पर वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थान हैं, इन्होंने विकासशील देशों की नीतियों पर प्रभाव डाला है, जिससे कहीं ना कहीं विकासशील देशों की स्वतंत्रता पर कमी आई है। जैसे कि मान लो आज भारत को कोई एक डिसीजन लेना हो तो भारत एक खुलकर डिसीजन नहीं ले सकता। उसका रीज़न है क्योंकि वो ये भी देखेगा कि वर्ल्ड बैंक से उसे क्या मदद मिल रही है, आईएमएफ से क्या मदद मिल रही है, डब्ल्यूटीओ के नियम क्या हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं विकासशील देशों के जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसे कमज़ोर किया है, क्योंकि अगर कोई देश अलग निर्णय लेता है तो ये संस्थाएं उसका बायकॉट कर देंगी, जिससे उस देश की जो चैन पूरी की पूरी टूट जाएगी। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं विकासशील देशों की डिसीजन मेकिंग जो पावर है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आगे अगर हम बात करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को प्रगति के अवसर दिए हैं, रोजगार के अवसर दिए हैं, तकनीकी विकास के अवसर खोले हैं, लेकिन कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, जो है संस्कृति कमज़ोर होती जा रही है छोटे छोटे देशों की, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत यह है कि इन चुनौतियों पर भी गौर किया जाए, तभी हम वैश्वीकरण से मैक्सिमम प्रॉफिट गेट कर पाएंगे। आशा है यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से कर दोगे। मिलते हैं इस कोड के सेकंड पार्ट में, जहां हम अगले 5 क्वेश्चनों की चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।